हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम जो है बहुत ही पास में आ चुका है, तो आप लोग रिवीजन ज़रूर बहुत ही करते रहिए। जितना अच्छा रिवीजन करेंगे उतने मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। तो आप लोगों के लिए आज ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की फर्स्ट क्लासेस है, वो भी सेकेंड ईयर के लिए ये क्लासेस है ना। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, फिटर से हैं, ठीक है, तो आपका अगर 2 इयर्स का कोर्स है कोई भी ट्रेड का, तो आप सबके लिए क्लास एलिजिबल रहेगी, वो भी सेकेंड ईयर के लिए अगर आप सेकेंड ईयर में हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बहुत ही पास में आप लोगों का एग्ज़ाम आ चुका है, केवल 10 से 12 दिन बचा हुआ है। और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे सीबीटी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं उन क्वेश्चनों को भी कंटेंट इकट्ठा करके आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला चैप्टर है आपका बेसिक कैरियर स्किल करके है, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और ये जो आपको हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये आपकी पीडीएफ के क्वेश्चन है। भारत स्किल की जो पीडीएफ है आप जाके देख लीजिएगा, उसी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, और आप लोगों का अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं क्लास डेली रखूँगा। आपको कमेंट जरूर करना है, जितने लोग आप वीडियो देखोगे सबको कमेंट करना है कि सर क्लास डेली रखिए, तब ये क्लास आपकी डेली रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो हमें एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, रिज्यूम में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। रिज्यूम क्या है आप सबको मालूम होगा, क्योंकि अभी आप लोग जैसे ही सेकेंड ईयर आईटीआई कंप्लीट कर लेंगे, है ना, तो इसके बाद आप कहीं ना कहीं कैंपस अटेंड करेंगे या किसी प्लांट में जाएंगे तो आपसे रिज्यूम आ जाएगा, है ना। उसको सीवी भी बोलते हैं, उसका पूरा नाम होता है करिकुलम विटा। ठीक है, तो मतलब आपका बेसिक जो आपका स्किल्स हैं, है ना, 10th 12th, इसके बाद फिर आपने आईटीआई कंप्लीट किया, फिर किस किस प्लांट में काम किया, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी एक पेज में है ना रहती है। ठीक है, बेसिक जो आपका रहता है सब, तो वही क्या कहलाता है, आपका रिज्यूम कहलाता है। तो कैसा होना चाहिए, ए नंबर है शौक, पसंदीदा भोजन और व्यक्तिगत रुचियाँ। बी नंबर है बचपन की यादें, सपने और आकांक्षाएं होनी चाहिए। दैनिक दिनचर्या, पसंदीदा फिल्में और छुट्टियों की योजनाएं होनी चाहिए। नहीं, ये तीनों तो समझ में नहीं आ रहे हैं। डी नंबर देखते हैं, संपर्क जानकारी, शैक्षणिक विवरण, कौशल और कार्य। तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है ना भाई, रिज्यूम में अगर कोई प्लांट में कोई कंपनी में आपसे काम करवाना चाहता है, ठीक है, तो रिज्यूम में आपकी क्या डिटेल्स मांगेगा, है ना। संपर्क जानकारी, आपकी इन्फॉर्मेशन टोटल क्या है, आपका क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या है, कौशल और कार्य, है ना, आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपका डी नंबर इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, पहले नंबर का कौन सा होगा, डी नंबर। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को अगर आप समझ के भी क्वेश्चन अच्छे से करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, और आपका माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आपको पूरे क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगा दीजिए ना। जैसे बहुत जल्दी क्वेश्चन आपको नहीं अटेंड करना है कि जल्दी से करके बाहर निकल आए। ठीक है, बाहर निकल के आप क्या करोगे, आप चूँकि परसेंटेज बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सेकेंड ईयर में भी अगर जिसका 85 प्लस को है तो आपको कम से कम 90-95 प्लस लाना है, जिससे आपका अच्छे से अच्छी जगह अप्रेंटिसशिप हो जाए। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्या है आपका, राघव एक मार्केटिंग फर्म में नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। ठीक है, उसके कवर लेटर को पढ़ना आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, विस्तृत विवरण, टेक्स्ट को छोटे पैराग्राफ में विभाजित करना चाहिए, कि फंड का आकार बढ़ाना चाहिए, कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आपको टेक्स्ट को छोटे या पैराग्राफ में विभाजित करना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे तुक्का मारोगे तो उपरोक्त सभी में जाओगे, लेकिन ध्यान रखना है ऐसा नहीं है कि कहाँ जहाँ दिखा उपरोक्त सभी तो सबका आंसर उपरोक्त सभी ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप लोग प्रॉपर रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। अगला नंबर क्वेश्चन है, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए एक प्रभावशाली रिज्यूम बनाने के बाद अगला कदम क्या होगा। नियोक्ता को रिज्यूम भेजना, कि एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना, कि साक्षात्कार की तैयारी करना, कि नौकरी के लिए आवेदन करना। तो सही आंसर क्या होगा, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा है आपका, चौथा नंबर है, प्रणव अपने रिज्यूम पर काम कर रहा है। ठीक है, अपने रिज्यूम की समीक्षा करते समय प्रणव को क्या ध्यान में रखना चाहिए। ए नंबर, वर्तनी और व्याकरण की गलतियों की जांच करें। बी नंबर, सुनिश्चित करें कि दी गई जानकारी सही है, कि नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं को हाईलाइट करें, कि उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका उपरोक्त सभी ही होगा। ठीक है, और प्रणव स्टूडेंट भी हैं अपने यहाँ के, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा नंबर क्या है, पूजा एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मोटर मैकेनिक पद के लिए आवेदन कर रही हैं। ठीक है, उसे अपने कवर लेटर में क्या शामिल करना चाहिए, वेतन अपेक्षाएं करना चाहिए शामिल, कि शिक्षा का विवरण करना चाहिए, कारण कि वह भूमिका के लिए उपयुक्त क्यों है ना। डी नंबर,
उनके शौक खाना बनाना, बागवानी, है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? सी नंबर होगा, है ना। कारण कि वह भूमिका के लिए उपयुक्त क्यों है। ठीक है, देखिए आप सपोज अगर किसी भी प्लांट में काम कर रहे हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है कि आप यहाँ पे काम करना क्यों, है ना, पसंद कर रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं। ठीक है, खैर ये चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझाऊंगा एग्जाम होने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, औपचारिक संचार क्या है? सभी लिखित संचार, नियमों में एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार, दोस्तों और परिवारों के साथ बातचीत की, सोशल मीडिया पर अनौपचारिक चैटिंग। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? नियमों के एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका, नौकरी के साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक परिचय है? नमस्ते, मैं परमित हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। हाय, मैं परमित हूँ, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। यो, मैं परमित हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सुप्रभात, दोपहर में, मैं परमित हूँ और मैं इस भूमिका के लिए मुझे चुनने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा आपका? डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपको अगला नंबर, औपचारिक लिखित संचार का एक उदाहरण क्या है? ए नंबर, किसी मित्र को टेक्स्ट भेजना, व्हाट्सएप संदेश भेजना, अपने प्रबंधक को ईमेल लिखना, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना। तो सही आंसर क्या होगा? अपने प्रबंधक को ईमेल लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नौकरी के साक्षात्कार के दौरान यदि आप कोई प्रश्न सुन या समझ नहीं पाते हैं तो आप क्या कहेंगे? ए नंबर, क्षमा करें मैं समझ नहीं पाया, क्या आप कृपया प्रश्न दोबारा पढ़ सकते हैं? ठीक है, अरे क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। सी नंबर है, मैं खो गया हूँ, क्या आप इसे फिर से कह सकते हैं? डी नंबर, स्पष्ट रूप से बोलें और प्रश्न दोहराएं। तो सबसे सही आंसर कौन सा होगा आपका? ए नंबर, है ना। क्षमा करें मैं समझ नहीं पाया, क्या आप कृपया प्रश्न दोहरा सकते हैं? ठीक है, रिक्वेस्ट करके हमें बात करनी है हमें। ठीक है, आप चूँकि वहाँ पे नौकरी लेने गए हैं, ना कि नौकरी देने। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर, नौकरी के साक्षात्कार के दौरान, ठीक है, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं उसके दौरान रमेश से उसकी शीर्ष 3 शक्तियों का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छे औपचारिक संचार को दर्शाती है? ए नंबर, मैं बहुत सी चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ। मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ में थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। मेरे शीर्ष 3 कौशल समस्या समाधान, टीम वर्क और विवरण पर ध्यान देना है। मुझे नहीं पता, मैंने वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचा। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? सी नंबर होगा, है ना। मेरे शीर्ष 3 कौशल समस्या समाधान, टीम वर्क और विवरण पर ध्यान देना है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, अनौपचारिक संचार क्या है? तो सभी मौखिक संचार हैं, कि नियमों के एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार है, कि आधिकारिक कार्य व्यवस्था के बाहर अनौपचारिक बातचीत करना, कि आधिकारिक बैठकों में बातचीत। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? सी नंबर, है ना। आधिकारिक कार्य व्यवस्था के बाहर अनौपचारिक बातचीत। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर। तो अगर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, लेकिन क्लास को ज़रूर पूरा देखिएगा। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए आराम से। देखिए अगर आप नॉर्मल ऐसे PDF पढ़ रहे हैं मोबाइल से, है ना, तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वीडियो देख के, है ना, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा हो मेरे को, तो आप इसकी वीडियो थोड़ा 2x में करके देख सकते हैं, तो जिससे आप एक बार पूरे क्वेश्चनों को देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर, कार्यस्थल के भीतर निम्नलिखित में से कौन सी कुछ अनौपचारिक स्थितियां हैं? कैंटीन, कैफेटेरियो में भोजन करना, वाटर कूलर के पास पानी पीना, लंबी हॉलवे में प्रतीक्षा करना या टहलना, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार के कुछ लाभ क्या हैं? लोगों को एक साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है, काम पर चीज़ों को अधिक आधिकारिक बनाता है, काम पर एक सख्त माहौल बनाता है, कि लोगों को कम बातचीत करने के लिए मजबूर करता है। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? लोगों को एक साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चंस 14 नंबर क्या है?
आपने एक कंपनी में एक नई नौकरी शुरू की, ठीक है। लंच ब्रेक के दौरान आप कुछ सहकर्मियों को बातचीत करते हुए देखते हैं। आप उनके साथ अनौपचारिक बातचीत कैसे शुरू करेंगे? औपचारिक रूप से अपना परिचय दें और कंपनी में उनकी भूमिकाओं के बारे में पूछें, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर है उनके वेतन के बारे में पूछें कि उन्हें अनदेखा करें और अपना भोजन करें। फिर इसके बाद अगला नंबर है आस्क अबाउट द टीवी शोज, स्पोर्ट्स दे लाइक टू द, है ना, वॉच बुक्स दे लाइक योर रीड देयर वीकेंड प्लान्स। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? आप काम कर रहे हैं और एक सहकर्मी आपसे किसी कार्य में सहायता मांगता है। आप अनौपचारिक रूप से कैसे जवाब देंगे? मैं मदद कर सकता हूं लेकिन गंभीरता से, आपको इतना भी नहीं पता समस्या क्या है? मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, किसी और से पूछो। ये तो ऐसा बोल नहीं सकते अपन। जरूर मैं मदद कर सकता हूं, आपको क्या चाहिए? तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं, 16 नंबर क्या क्वेश्चन है आपका? कार्यस्थल शिष्टाचार क्या है? काम के बाहर रोजमर्रा के शिष्टाचार, कार्यस्थल पर सम्मान और व्यावसायिकता के आधार पर उचित व्यवहार, सहकर्मियों के साथ अनौपचारिक व्यवहार, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? कार्यस्थल पर सम्मान और व्यावसायिकता के आधार पर उचित व्यवहार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल व्यवहार उचित माना जाता है? ए नंबर है नियमित रूप से काम पर देर से आना। बी नंबर है मीटिंग के दौरान दूसरों के को बीच में रोकना। सी नंबर है फ़ोन पर ज़ोर से बात करना। डी नंबर है कार्यस्थल को साफ रखना, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा इसका? कार्यस्थल को साफ रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टी अपनी डेस्क पर काम कर रही हैं। कार्यस्थल पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार अनुचित है? कार्यस्थल को साफ रखना, विनम्र और स्पष्ट तरीके से बोलना, डेस्क पर बार बार थपथपाना, कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और फ़ोन से ध्यान भटकाने से बचना। तो सही आंसर कौन सा होगा? डेस्क पर बार बार थपथपाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं टीम मीटिंग के दौरान ऐसा द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी हरकतें कार्यस्थल शिष्टाचार को दर्शाती हैं? ए नंबर लगातार अपना फ़ोन चेक करना और मैसेज का जवाब देना, अपने सहकर्मियों से गैर काम की चीज़ों के बारे में बात करना, अपने विचार साझा करने के लिए वक्त को बीच में रोकना, वक्ता को बीच में रोकना, अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर रखना और चर्चा के सक्रिय रूप से भाग लेना। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 20 नंबर क्या है? लंच ब्रेक के दौरान अर्जुन अपने सहकर्मियों और दूसरे सहकर्मियों के बारे में गपशप करते हुए सुनता है। अर्जुन को क्या करना चाहिए? अपने सहकर्मियों को बताते हुए कि गपशप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है, बातचीत में शामिल हो और सहकर्मियों के बारे में अपनी राय साझा करें। नहीं, ये तो गलत है। दूसरे सहकर्मियों को गपशप के बारे में बताएं, गपशप सुने। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अपने सहकर्मियों को बताएं कि गपशप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं 21 नंबर। थोड़ी सी लाइट गोल हो गई है तो क्वेश्चन से भी खैर अब 2 ही बचे हुए हैं, तो क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। वेट करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब? 21 है ना। तो देखिएगा 21 नंबर क्या है क्वेश्चंस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है? सभी विचारों को अपने तक रखना, टीम के साथियों के प्रयासों की आलोचना करना, एक सामान्य लक्ष्य की ओर मिलकर काम करना, कि दूसरों के विचारों और राय को नज़रअंदाज करना। तो सही आंसर कौन सा होगा? एक सामान्य लक्ष्य की ओर मिलकर काम करना। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से किसकी जरूरत नहीं है? स्वास्थ्य संचार की, कार्य के विभाजन की, संघर्ष और तर्क की। तो संघर्ष और तर्क की, ठीक है ना। रवि 2 अन्य टीम के साथियों के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इनमें से कौन सा उसे एक अच्छी टीम प्लेयर बनाता है? जब दूसरे नहीं सुनते तो गुस्सा होना, टीम को तेजी से काम करने में मदद करने के लिए विचार साझा करना। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? बी नंबर ही होगा, ठीक है। और देख लेते हैं और क्वेश्चन है क्या इसके। हाँ, 2 क्वेश्चन और हैं।
तो 24 नंबर क्वेश्चन है आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए? कहें कि आपने सब कुछ किया और दूसरों की प्रशंसा ना करें, किसी भी गलती के लिए समूह को दोष दें, जश्न मनाएं और अगला काम शुरू ना करें, मदद करने के लिए अपने समूह में सभी का धन्यवाद करें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, समूह परियोजना के दौरान आपका कोई साथी अपना दिया गया कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? उनके संघर्षों को अनदेखा करें और अपने स्वयं के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें कि उनके कार्य को पूरा करने में उनकी मदद करना और उनका समर्थन करने की पेशकश करें, कि उनकी कुशलता ना होने के लिए उनकी आलोचना करें, कि उनके योगदान की कमी के बारे में शिक्षक से शिकायत करें। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? उनके कार्य को पूरा करने में उनकी मदद करना और उनके समर्थन करने की पेशकश करें। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, तो जैसा कि आज फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है सेकेंड ईयर वालों का, और ये क्लास आपका इलेक्ट्रीशियन फिटर है ना, जितने भी 2 ईयर्स के ट्रेड होते हैं तो सेकेंड ईयर के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका पीडीएफ का जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका कंप्लीट हो गया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी। आप जितने लोग देख रहे हो, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो क्लास आपकी अगली नहीं लगेगी। ध्यान जरूर रखिएगा। आपके कमेंट करने से मेरे को ये मालूम होगा कि आप अपनी अटेंडेंस लगा के जा रहे हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और कल की क्लासेस में आपका सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे भविष्य के कार्य कौशल, फ्यूचर वर्क स्किल। ठीक है, तो थ्योरी तो अभी नहीं पढ़ाएंगे आपको। थ्योरी जब आपकी ITI है ना क्लासेस चालू हो जाएंगी इसके बाद क्लास में ही पढ़ेंगे। अभी टाइम भी नहीं है आपको थ्योरी पढ़ने का, नहीं मैं पढ़ा देता आपको। ठीक है, अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस कवर करिए, क्योंकि बस आपका 10 से 12 दिन आपका एग्ज़ाम बचा हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल मैक्सिमम मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का बहुत बढ़िया गया होगा। अब बचा हुआ है आपका CBT एग्ज़ाम, जो कि वो आपके हाथ में है ना। आप जितने अच्छे मार्क्स ला लोगे आप उतने ज़्यादा ऊपर है ना कट आप अच्छे जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी खासकर सेकेंड ईयर वालों के लिए है ना। अभी जैसे NCL की वैकेंसी आई है, ठीक है, तो उसमें भी अप्रेंटिसशिप मांग रहा है। तो देखिए क्या रहता है कि मैक्सिमम वैकेंसी ऐसी होती हैं कि जहाँ पे अप्रेंटिसशिप मांगता है। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप कैसे होगी? जब आपके परसेंटेज अच्छे होंगे। तो आप बिल्कुल 10-12 दिन अच्छी मेहनत करिए। आप अगर PDF पढ़े भी हैं तो भी मेरा वीडियो 2x में करके देखिए, बट ज़रूर देखिए पूरा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं आपकी क्लास कंटिन्यू रखूं। और आपको इसके साथ साथ कौन सी सब्जेक्ट वीक लग रही है, कौन सा टॉपिक वीक लग रहा है, ज़रूर बताएं, हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।